कि आप समझना ये चाह रहे हैं दो चीजें कि ये कोई चीजें डिफरेंस है, इनके दरमियान डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, क्या इन दो चीजों के दरमियान फर्क है या नहीं है, कि डेल्टा एच में और बेटे डेल्टा ई में कोई डिफरेंस है या नहीं है। ये हमने सीखना है गैसीय सिस्टम के लिए। और बेटे वैसे हमने पढ़ रखा है कि अगर सॉलिड हो, लिक्विड हो, सॉल्यूशन हो लिक्विड में, तो उसमें बेटे हमारा डेल्टा एच में और डेल्टा ई में डिफरेंस नहीं होता। तो एग्जाम्पल हम हल करते हैं बेटे, गौर करते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हम लेते हैं, फिर समझते हैं, फिर गौर कर लेते हैं इस पर अच्छी तरीके से। एग्जामिनर हमें बता रहा है कि मैंने 2 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट करा दिया है। ठीक है बेटे, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन का, और उससे मैंने 2 मोल्स उससे बना लिए हैं गैसियस वाटर के। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमारा बड़ा सिंपल सा तरीकाकार बेटे होता है कि किस तरह से ये रिएक्शन हम कराएंगे। बेटे सादा सा रिएक्शन है, 2H2 प्लस O2 से कह रहा है जी मैंने रिएक्शन करवा लिया है और उससे बना लिया 2H2O बन गया। लेकिन एग्जामिनर कहता है कि मैंने जो मोल्स बनाए हैं 4 मोल्स ऑफ वाटर मैंने बनाए हैं। ठीक है बेटे, 2 मोल्स वाटर बना लिए हैं और उसकी जो एनर्जी मेरे पास निकली है, इवाल्व हुई है, और वो एनर्जी कितनी है जो इवाल्व हुई, 2 मोल वाटर के लिए एनर्जी कितनी इवाल्व बेटे हो गई, और 484.5 एग्जामिनर बता रहा है कि कितना किलो जूल एनर्जी लॉस हो गई। पहले नंबर पे तो हमें ये बता रहा है। और फिर डिमांड हमसे क्या करता है, वो कहता है एक तो ये बताओ कि इसका डेल्टा एच कितना है 1 मोल के लिए, और इसका डेल्टा ई कितना है 1 मोल ऑफ वाटर के लिए। और डिमांड हमसे क्या कर रहा है, कहता है ये 2 काम मुझे बताओ आप। एक तो ये बताओ कि डेल्टा एच की वैल्यू पर मोल के लिए कितनी है, ये बात करके बताओ। और एक कहता है बताओ कि डेल्टा ई कितना है, किसके लिए बेटे, ये तो 2 मोल का जवाब है, 2 का है, वो कहता है फार पर मोल, ये मैं बड़ा सारा लिख रहा हूं ताकि हमें याद रह जाए, पर मोल वाटर, गैसियस वाटर है बेटे, H2O है, गैसियस स्टेट में है, वेपर स्टेट में है। कहते हैं ये पता करके बताओ। ये 2 काम हमसे डिमांड कर रहा है। इक्वेशन उसने दी हुई है, इक्वेशन में वैल्यू बेटे 1 मोल की अगर निकालनी हो तो वो भी हमें पता है, लेकिन उसने तो 2 मोल की वैल्यू हमें दे दी। तो बेटे 1 मोल के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, बड़ा आसान सा हल होता है, देखते हैं बेटे। पहला पार्ट हम हल कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको कर, मुश्किल नहीं होता, ऐसे ही होता है बस। पहला पार्ट बेटे हम हल कर रहे हैं, क्या करें बेटे, डेल्टा एच फॉर 1 मोल ऑफ 1 मोल H2O के लिए, 1 मोल H2O के लिए क्या किया जाए बेटे, जो वैल्यू एग्जामिनर ने हमें दे दी है वो कितने मोल के लिए दी है बेटे, देखना इधर जरा कितने मोल के लिए दी है, 2 के लिए। तो बेटे 1 के लिए आधी होगी यकीनन, तो बेटे इसको ऊपर लिख देते हैं, माइनस लॉस हुई थी 484.5 किलो जूल, 2 पे डिवाइड कर दिया बेटे, 2 पे डिवाइड करोगे तो फिर आ जाएगी माइनस 242.25, देख लेना बना के, किलो जूल पर मोल। अब मैंने पर मोल क्यों लिखा बेटे, 1 मोल को कहते हैं ना पर मोल, तो जब मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया तो फिर तो 1 मोल का जवाब आ गया हुआ है। जब 1 मोल का जवाब आ गया तो यही हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया बेटे, इतनी की देर में सॉल्व हो गया। और नेगेटिव साइन बताओगे क्या शो करता है, ये जो साइन है क्या शो करता है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बेटे, द नेगेटिव साइन शोज, द नेगेटिव साइन अलामत जो है बेटे, नेगेटिव साइन शो करती है that reaction is process is exothermic। बेटे ऐसे ही हुआ ना, एक्सोथर्मिक का पता है आपको क्या होता है, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटे, हीट लॉस हुई होगी ना। अब बेटे हम डेल्टा ई पता करेंगे बेटे, डेल्टा ई पता करने लगे, बड़ा आसान तरीका कार है, मुश्किल नहीं है, हमें अंदाजा है वैसे बेटे
किसका अंदाजा बना कि डेल्टा ई और डेल्टा एच जो होता है गैसियस सिस्टम के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। और वो आपने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है बेटे, बी पार्ट हम देखते हैं। बी में लिखने लगा और हमने ये बात पढ़ी थी, कौन सी बात बेटे, हमें पता है, और किस बात का पता है, वी नो, हमें बेटे पता है कि हमारा जो एक फार्मूला बेटे होता है कौन से वाला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये हमने डिराइव किया हुआ था बेटे, प्लस पी डेल्टा वी। और अब जो हमारे पास प्रेशर बता रहा है वो एग्जामिनर हमारे बेटे जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल के अंदर, वो हमें बता रहा है कि उसकी जो वैल्यू हमारे पास है बेटे प्रेशर वगैरह की, वो भी हमें बताई जा रही है कि कितनी कितनी वैल्यू पर किस तरह का आंसर हमारे पास आ रहा है। तो बेटे आप दो बातें जरा देख लो, डेल्टा एच आपने ढूंढ लिया हुआ है, डेल्टा एच आपने पता कर लिया हुआ है, इसका हमें पता है, इसका हमने मालूम करना है कि कोई बी पार्ट में है कि डेल्टा ही पता करो। और बेटे ये जो चीज है ना, किसी तरह अगर इसे ढूंढ लें, पता कर लें, फिर सारा काम हमारा बन सकता है। यानी कि एक चीज तो मालूम करनी है ना, उसका तो इश्यू खत्म हो गया। एक मालूम होगी बड़ी है, नॉन है, ऊपर लिखा 242 पॉइंट ये हो, और पी डेल्टा भी हमने ढूंढना। तो पी डेल्टा भी ढूंढने के लिए मैं बेटे ये तरीका इख्तियार कर रहा हूँ, जरा गौर करना बेटे। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ध्यान करना बेटे। अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम करूंगा, मुझे चेंज इन मोल भी करना पड़ेगा, इस पे नहीं असर पड़ेगा, इस पे नहीं असर नहीं पड़ेगा। देखो बेटे मैंने क्या लिखा, पी लिख दिया और थोड़ा सा वी में परे करके लिख दिया बेटे, इज इक्वल टू एन लिख दिया, फिर मैंने आर भी लिख दिया, टी भी लिख दिया। अब जरा देखो मैंने बेटे यहाँ पे क्या लगाया निशान सा, देखना बेटे, ये मैंने एक निशान लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, इसमें तो चेंज इन मोल है और चेंज इन वॉल्यूम है। इसका मतलब मुझे पी डेल्टा बी का जवाब मिल सकता है अगर मुझे मोल्स का डिफरेंस पता लग जाए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल का, आर की वैल्यू पता हो, टेम्परेचर तो दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर, हमारी बेटे एग्जाम्पल के अंदर, तो वो सारी बातें बेटे मैं लिखने लगा। अब मुझे बताओगे गौर से बेटे, डेल्टा एन तो कैलकुलेट करवा दो, डेल्टा एन कैलकुलेट करते हैं, आर की वैल्यू 8.314 वाली तीसरे चैप्टर में गैसेस वाले में से वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर हम ले लेंगे 273 ऐड करके 100 पे किया था ना ये रिएक्शन, ये कितना टेम्परेचर था जब कर रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कितना था बेटे, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस किया जा रहा था। केल्विन कैसे बनता है बेटे, 100 में 273 अगर ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या बनता है, 373 के। जरा गौर कर लेना इस पे बेटे। अब मुझे ये वाली शय ढूंढ के बताएं बेटे, चलते हैं देखते हैं। यहाँ बेटे ये हमने पता करके यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा एन पता करने के लिए एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2, प्रोडक्ट के कितने हैं बेटे, 2, रिएक्टेंट के 2, और इधर एक नहीं लिखा तो 3 तो फिर है, इसका मतलब है हमारा जवाब आ गया 3, आंसर आ गया -1 मोल। इतने मोल का बेटे फर्क पड़ गया, इसका मतलब है ये -1 मोल में यहां पुट कर, ठीक है बेटे, गौर कर लो। और मैं बेटे आर की वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूं, 8.143 वगैरह मैं इसको ऐड करता हूं, 8.143 ऐड कर लेते हैं, 314 ऐड कर लेते हैं, यूनिट भी साथ लिख लेते हैं उसके कौन कौन से होंगे बेटे, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल हो गए। 314 लिखो बेटे इसको, 314 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये बेटे आर की वैल्यू है बेटे। और टी की वैल्यू कितनी है बेटे, टी की वैल्यू ये लिखी हुई है, चलो दोबारा फिर लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 373 के। अब बताओ बेटे ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दूं मैं, ये वाली वैल्यू बेटे आर की जगह पुट कर दूं,
ये -1 इधर पुट कर दूं और ये t की वैल्यू कहाँ पुट कर दूं बेटे मैं, ये t की वैल्यू मैं t की जगह पुट कर दूं। देख लो बेटे कोई चीज मिस ना हो जाए हमसे बेटे। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं तो आंसर हमारे पास बेटे क्या आया, p डेल्टा v का आंसर हमारे पास आ रहा है बेटे डेल्टा n कितना है, -1 मोल है बेटे इनटू बेटे r की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल और बेटे पर केल्विन पर मोल। एक चीज और रह गई बेटे, वो कौन सी है, वो रह गया t बेटे 373 के इस केल्विन से ये कैंसर, इस पर मोल से ये वाला कैंसर। ठीक है बेटे, बचा कौन है, सिर्फ बचा हुआ है जौल, जौल ही बचा है ना बेटे। इसको सबको कैलकुलेट करें तो आंसर जो हमारे पास आता है -3100 जौल आता है। और अगर इसका किलो जौल बनाए 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना बनेगा, 1000 में डिवाइड करके -3.1 किलो जौल। लेकिन बेटे ये तो 2 मोल का जवाब आया हुआ है क्योंकि हमने जो हमारा सिस्टम है वो तो 2 मोल वाला है। 1 मोल वाला इसका जवाब निकालो बेटे, क्योंकि आप डेल्टा एच की वैल्यू 1 मोल आप पता कर किए बैठे हो बेटे, उसका पता कर चुके हो। आप बताओ जी फॉर 1 मोल, ये किसके लिए था बेटे, 2 मोल के लिए, 2 मोल के लिए। फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए P डेल्टा V किसके बराबर बेटे हो जाएगा, -3.1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1.5 भी बनेगा बेटे, और किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आंसर बेटे आ गया है माइनस में किलो जूल पर मोल। देख लो बेटे ये आंसर इतना बन भी जाएगा कि नहीं। अब बताएं सारी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल, इस पे जरा तवज्जो कर लें। सारी चीजें अवेलेबल है कि नहीं, कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है बेटे, ये अवेलेबल है। ठीक है, तो डेल्टा एच लिख दिया बेटे, डेल्टा एच के साथ डेल्टा ई भी लिख दिया बेटे, प्लस पी डेल्टा बी। डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच की जगह पे पुट करो बेटे, ये वाली वैल्यू इस जगह पुट करो। ठीक है, डेल्टा ई फाइंड आउट करना चाहते हो, P डेल्टा V की जगह P डेल्टा V की वैल्यू पुट करो। आंसर हमारे पास क्या आया, -242.25, ये किलो जूल पर मोल था बेटे, इज इक्वल टू डेल्टा ई -1.55, ये भी किलो जूल पर मोल। ये उधर ले लो, -242.25 प्लस 1.55 इज इक्वल टू डेल्टा ई। अब बताओ बेटे माइनस में वैल्यू कितनी आएगी बेटे, 240.7 240.7 वैल्यू बेटे आ रही है, 0.7 क्या बेटे किलो जूल पर मोल। किसकी वैल्यू बेटे आ रही है, डेल्टा ई की वैल्यू आ रही है। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ इट इज कंफर्म्ड, ये तस्दीक हो गई बेटे, हमें कंफर्म्ड हो गई। क्या तस्दीक हो गई बेटे, दैट फॉर गैसियस सिस्टम, फॉर गैसियस सिस्टम के लिए, गैस वाले सिस्टम के लिए कौन ज्यादा होता है बेटे, गैसियस सिस्टम के लिए डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा ई से ज्यादा होता है, डेल्टा ई से ज्यादा होता है। क्यू पी ज्यादा होता है बेटे क्यू वी के। अब मुझे जरा बताओ, डेल्टा ई की वैल्यू है 240, डेल्टा एच की वैल्यू है 242, तो ज़ाहिर है ये ज्यादा है, 242 है, ये 240 है। यही हमने प्रूव करना था या सीखना था कि वाकई ऐसा होता है गैसीय सिस्टम के लिए या नहीं होता। तो ये एग्जांपल ने उस बात को बेटे एक्सप्लेन कर दिया हुआ यकीनन कि कब डेल्टा एच और डेल्टा ई में
डिफरेंस खत्म हो जाता है, वो तो लिक्विड या सॉलिड में खत्म होता है, गैस के लिए ये खत्म नहीं होता बेटे। आगे चलेंगे जी। अब बेटे आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें इन्होंने मिस कर दी हुई हैं, और हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की बात है, उसको बेटे हम शुरू करने लगे हैं। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये देखते हैं बेटे इसमें क्या क्या तरीकाकार होगा, कैसे होगा, डिटेल होगी, हम ले लेंगे डिटेल, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो बेटे हेसिस लॉ की बात हमने करनी है बेटे। हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सम से बेटे, सम समेशन जमा मजमुआ, जो सारे प्रोसेस की हीट का मजमुआ होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब बेटे ये दो चार डेफिनेशन सुन लें आसान आसान। ये लॉ कहता है कि अगर आप इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम का सेम रखो तो नेट एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट रहती है, चाहे पाथ जो मर्जी इख्तियार कर, रास्ता जो मर्जी इख्तियार कर। ठीक है बेटे, एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। हीट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम वेदर, चाहे रिएक्शन अकर्स इन सिंगल और इन सेवरल स्टेप्स, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए या कईयों में हो जाए। एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, द नेट एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम, ये सेम रहती है, नेट एंथैल्पी चेंज सेम रहती है। ठीक है बेटे, फॉर रिएक्शन के लिए, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप में इन्वॉल्व फॉर द चेंज, रिएक्शन होने के लिए कितने स्टेप हुए तब्दीली के लिए, उस पर इनसार इसका होता नहीं। जर्मैन हेनरी हेस ने 1840 में इसको बेटे स्टेट किया था, बल्कि उसने कहा था मैंने ये ढूंढा है नेचर से, मैंने ये नेचर से ढूंढ लिया है। तो ज़ाहिर है उसने कहा ये तो लॉ मौजूद था, मैंने ढूंढ के बता दिया बस। ठीक है, देखते हैं इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। पहली बात तो इसमें 1840 जीएन हेस, जर्मेन हेनरी हेस, चलो हेस भी कह सकते हैं, इसने बेटे इस लॉ को प्रपोज किया स्टेट की, और इसने क्या कहा, कांस्टेंट सेम नेट एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ऑफ ए प्रोसेस, एक पूरे के पूरे प्रोसेस का डेल्टा एच कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। अब इसको हम डिफाइन बेटे कर लेते हैं। इट कैन बी स्टेटेड एज, इसे इस तरह से स्टेट किया जा सकता है, द नेट एंथैल्पी चेंज, टोटल हीट की तब्दीलियां फॉर अ चेंज, रिएक्शन भी हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है, फॉर अ चेंज रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम रहती है, वेदर चाहे चेंज अकर्स तब्दीली हो रही हो, इन सिंगल एक में, आर इन सेवरल स्टेप, चाहे तब्दीली एक में या कई स्टेप्स में हो रही है। उसमें कहता है जी कोई तब्दीली नहीं होती, किसके लिए बेटे, एंथैल्पी चेंज में कोई तब्दीली नहीं होती। आर या the heat of reaction depend on, उसका ताल्लुक होता है, depends on initial इब्तदाई
एंड फाइनल स्टेट्स, इब्तदाई मंजिल आखिरी मंजिल पे डिपेंड करता है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, और उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स, दरमियान में जितनी मर्जी स्टेट्स बनती रहें उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे भी डिफाइन बेटे किया जा सकता है, आर या द नेट इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, टोटल हीट की तब्दीली, इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए नेट इंथैल्पी चेंज कह रहा हूं बेटे, एक रिएक्शन के लिए डिपेंड ऑन, उसका ताल्लुक बेटे होता है डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे, इनिशियल पे और फाइनल स्टेट्स पे उसका ताल्लुक होता है, एंड वेदर इट इज, चाहे ये हो जाए, इट अकर्स इन सिंगल और इन मैनी स्टेप्स या मोर देन वन स्टेप्स, चाहे वो एक स्टेप में हो जाए चाहे वो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो जाए, उसका नाम भी बेटे हम कहते हैं ये हैसेल लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। एग्जांपल है बेटे, एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल बेटे ले रहे हैं, समझने के लिए ले रहे हैं, फर्जी ले रहे हैं बेटे, फर्जी। कंसीडर कर लीजिए ए एज इनिशियल स्टेट के तौर पे कंसीडर कर लीजिए, एंड डी, और डी को कंसीडर कर लीजिए एज फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट का मतलब होता है बेटे प्रोडक्ट। द डी कैन बी ऑब्टेन्ड, डी जो फाइनल स्टेट है कैन बी ऑब्टेन्ड, उसे हासिल किया जा सकता है, ठीक है बेटे, ऑब्टेन्ड थ्रू वाया, जैसे मर्जी आपका जी चाहे बेटे, थ्रू टू रूट्स, दो रास्ते में बना रहा हूं बेटे, दो से ज्यादा भी रास्ते हो सकते हैं। कौन कौन से दो रास्ते हैं बेटे? एक रास्ता ये है बेटे कि हमारे पास ए है और हम चाहते हैं कि इससे डी बनाना, और अगर बेटे ए से डी बनाना है, एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे बना लेंगे, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम बेटे ए से डायरेक्ट ना बनाएं, पहले हम इसका इंटरमीडिएट बी बना लें, फिर इसका एक और इंटरमीडिएट सी बना लें, फिर सी से हम डी में पहुंच तो फिर भी डी में गए, ए से डी में पहुंच गए और एक डायरेक्ट पहुंच गए बेटे, और एक हम ए से पहले बी में गए, फिर बी से सी में गए, सी से डी में गए। देखते बेटे क्या होगा। डायरेक्ट रूट हमारा क्या था, डायरेक्ट रास्ता हमारा क्या था, वो बेटे डायरेक्ट रूट हमारा था ए से डी में चले गए थे। डेल्टा एच की वैल्यू चलो हम लिख लेते हैं बेटे कि 15 प्लस 15 लिख लेता हूं, चलो किलो जूल, आसान रह जाएगा आपको याद रखना। और बेटे इनडायरेक्ट रूट जिसके अंदर बेटे इंटरमीडिएट बने थे ना, इनडायरेक्ट रास्ता कह लो, पाथ कह लो, जरूरी थोड़ी रूट कहना, पाथ कह लो। और बेटे ए से पहले चले जाओ बी में, ये बी, उसकी वैल्यू डेल्टा H1 की जब पता लगी तो पता चला +5 किलो जूल वैल्यू है। फिर बी से कहां चले जाओ, सी में, डेल्टा H2 की जो वैल्यू हमारे पास आई वो भी +5 किलो जूल। और बेटे सी से डी में जब गए तो डेल्टा H3 इज इक्वल टू +5 किलो जूल। बेटे तीनों स्टेप्स को ऐड अप कर, इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाते होते हैं बेटे, इंटरमीडिएट कैंसिल हो गए, ए से कहां पहुंच गए बेटे हम, पहुंच तो फिर भी डी पे गए, और डेल्टा एच की जो वैल्यू हमारे पास अब आई, इन सबको जमा करने पे
वो बेटे प्लस 15 किलो जूल पर मोल आई। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू हेसियद लॉ के मुताबिक डेल्टा एच का आंसर जो हमारे पास आया है वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस डेल्टा H3 के बराबर आया। और यही हमारा हेसियद लॉ डिमांड करता है, हमारा हेसियद लॉ यही बेटे डिमांड करता है। क्या जवाब ऐसे आ सकता है? तो अब बेटे हमारी इनिशियल स्टेट भी हमें पता लग गई, फाइनल स्टेट भी हमें पता लग गई, और ये हम बेटे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। चलो इसको मैं एक्सप्लेनेशन का लफ्ज लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सपोज एक्सप्लेनेशन है, आसान सी बेटे एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं ताकि हमें पता लग जाए हम कहना क्या चाह रहे हैं। बेटे हम यही कहना चाह रहे हैं कि नेट इंथैल्पी चेंज में फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप डायरेक्ट जाओ चाहे आप इनडायरेक्ट जाओ। इसकी मैं फर्दर डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।